हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित, देन वी हैव जिनी घोष, मनीषा, अमित, करिश्मा, प्राची, श्रेया। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से मुझे दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो फटाफट से मुझे कंफर्म करो। संदीप, धीरज, उमकांत, सब ओके राइट? ठीक है। सो गाइस, आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस वाले पार्ट में डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन और कि कार्बन क्या है। क्योंकि ना हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं कि कार्बन के हम लोग अलग अलग रूप देखते हैं, जहां पे हम लोग एलोट्रोप्स की बात कर लेते हैं। जैसे कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स हो गए? डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब हमने ग्रेफाइट या फिर डायमंड का नाम तो सुना ही है, फुलरीन क्या होता है? तो आज मैं ये सब चीजों पे चर्चा करने वाला हूं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के हमारे पास 3 क्लासेस बची हैं, तो थोड़ा सीरियस मोड पर यहाँ पर रखना, और बेमतलब वाले जो क्वेश्चंस अभी तक आते थे ना, सो उन वाले क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो इन टॉपिक के अलावा, आई मीन जो मैं बेमतलब कह रहा हूँ इन टॉपिक्स के अलावा, तो प्लीज अपने ग्रुप्स में या फिर आप मेल आईडी के थ्रू प्लीज वो पुटअप कर लेना। तो इन पार्ट्स को थोड़ा सीरियस मोड पे समझते हैं, क्योंकि ना ये जो मैं पार्ट 2 दिन में लिंक करवाने वाला हूँ, तो प्लीज याद रखना कि जो जैसे मैं कल आपको फॉर्मुलेस बताऊंगा कि जैसे हम लोग किस तरीके से मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी आप एल्कोहल वाले ग्रुप में कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो इथेनॉल का एग्जांपल ले लिया, मीथेनॉल का एग्जांपल ले लिया। तो हम लोगों ने ना अभी तक इन चीजों को रटा था कि सर अच्छा इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता होगा, मीथेनॉल है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता होगा। लेकिन हमें रटना नहीं है। मैंने हमेशा से बोला अपनी पूरी केमिस्ट्री वाले पार्ट में, जहां जहां हो सकता है हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को समझ रहे हैं, राइट? सो हम लोग जो बेसिक स्टार्टिंग करेंगे ये कार्बन वाले पार्ट से करने वाले हैं। और लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्बन पार्ट। अब देखिए यहां पर ये जो कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? ये कौन से ग्रुप में मौजूद है कार्बन? प्लीज फटाफट से एक बार बताएंगे क्या ग्रुप नंबर क्या है इस कार्बन का? एक बच्चे का आज मॉर्निंग में डाउट आया था, इसलिए मैं इस पार्ट को लिंक करना चाहता हूं। सो फटाफट से आंसर दीजिएगा। आकिब, शुभम, राइट? सो ऋतु, घोष बेटा 6 नहीं, गलत बोल रहे हो। कार्बन का जो ग्रुप नंबर है बेटा वो 4 है। आपने पता है गलत क्या किया? कुछ बच्चे यहाँ पे 6 आंसर दे रहे हैं। तो 6 एक्चुअली क्या है? कार्बन के जब हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करेंगे यानी एटॉमिक नंबर की, तो बेटा वो आपका 6 आता है, राइट? लेकिन सर ग्रुप नंबर कौन सा है? तो ग्रुप नंबर इसका 4 होता है। प्लीज इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, दिमाग में रखना। अब ग्रुप नंबर 4 है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर ग्रुप नंबर 4 है डेट मीन्स कि बेटा इसकी वैलेंसी भी 4 है, और इसका मतलब ये है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 4 ही हैं। तो एक बच्चे ने आज डाउट पूछा था, आज मॉर्निंग का ही डाउट था, आज मैंने मॉर्निंग में ही देखा। बच्चे का डाउट ये था कि सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था, कोई डीपीपी का क्वेश्चन था, तो उसमें शायद ना जो 2 ऑप्शन साथ में सही आ रहे थे। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट इट वाज लाइक कि सर ऐसा वो कौन से ग्रुप्स होंगे जिनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं? तो सर याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला सर पहला ग्रुप, तो पहले ग्रुप की वैलेंसी भी एक है, और सर साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही हैं। दूसरे ग्रुप में सर बेटा मांगे कन्या सुंदर वाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब की बात कर लो, तो ग्रुप नंबर भी 2 है और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वैलेंसी होती है पहले तो बढ़ती है 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर घटने लगती है, फिर 3 2 1। और सर जो 8 लास्ट वाला ग्रुप है जिसको हम 18th ग्रुप कह देते हैं, 8th ग्रुप है आपका नोबल गैसेस वाला, उसमें कितना होता है? उसमें होते हैं 0। ये हम लोगों ने सब पहली क्लास में डिस्कस किया था, उस पर लंबी चर्चा नहीं करनी, बस मुझे यहाँ पे ये बताना था कि आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन। उस वो कौन से में आता है? वो आ गया सर आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कि चौथा ग्रुप। सिंपल। अब देखिए यहां पर ये जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन से। सर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आप लोग मुझे इस पेड़ की उम्र बता सकते हो, तो आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे सर हाँ पेड़ की उम्र तो बता सकते हैं। तो आप लोगों के 2 टाइप के आंसर आ सकते हैं। कैसे? आइए जरा देखते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस पेड़ की उम्र क्या है, तो किसी ने बोल भी दिया सर 100 साल होगी, रौनक बाबा पिट्टी करेंगे तुम्हारी। तो पेड़ की उम्र पता करने के 2 तरीके हैं। क्या? कि सर एक तो सिंपल सा तरीका है, जो कि ना ये एक्चुअली सीजीएल में पूछा था, ये अपने एग्जामिनेशन में आप में से जो कैंडिडेट्स हैं, शायद सीजीएल वाले बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, बट जो लोग सीजीएल का फॉर्म भरेंगे याद रखने सीजीएल में पूछा हुआ था कि आप कैसे काउंट करेंगे। तो जब पेड़ को काटा जाता है, तो काटने के बाद ना यहाँ पे रिंग्स दिखाई देती हैं। तो हर साल सर वहां पे कोई ना कोई रिंग तैयार होती है, तो उसको जानबूझ के, क्योंकि एक साल को हम क्या कहते हैं कि एनुअल कहते थे ना, स्कूल टाइम पे होता था एनुअल फेस्ट होने वाला है, ये एनुअल एक्टिविटी होगी। तो एनुअल का मतलब वो एक साल की बात चल रही है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पे जो वलाएं हैं यानी वलायों को हम लोग यहाँ पे गिन सकते हैं।
अंग्रेजी में कहूंगा कि सर एक तो ऑप्शन है कि हम लोग क्या कर लें, इनकी रिंग्स को काउंट कर लें, यानी एनुअल रिंग्स को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ को काटूंगा, वहां गोले गोले दिख जाएंगे, उनको गिन लूंगा। ये सर सीजीएल में पूछा था, लेकिन सर जमाने हो गए इस सवाल को। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। अब सर मान लीजिए कोई फॉसिल फ्यूल है, यानी कोई जीवाश्म है, ठीक है। अब मैं सर फॉसिल या जीवाश्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो सर इसका मतलब वो किसी जमाने में जीवित अवस्था में था, मुझे उसके बारे में पता लगाना है। तो यहां पर सर अगर मैं आप लोगों से कहूं किसी भी जीवाश्म या फिर फॉसिल की जब भी हम एज की बात करते हैं तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्या बोलते हैं गुरुजी, हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग, जहां पे हम लोग कहते हैं कौन सा वाला पार्ट, यहां पर जो टर्म आएगा वो एग्जैक्टली टर्म आएगा कार्बन डेटिंग। ठीक है सर, ये आप बच्चों ने सबसे पहले यही आंसर दिया था, यानी कि दूसरा जो तरीका है वो हो गया कार्बन डेटिंग। लेकिन सर हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, पता नहीं कितने लोगों को याद आ रहा होगा, ऐसे करके एक शब्द पढ़ाया था मैंने, कुछ याद आया? सर हमने जब पढ़ा था संभारक क्या होता है ना, तो वहां पे मैंने आपको संभारक वाले पार्ट पे, आइसो बार वाले पार्ट पे समझाया, फिर आइसोटोप, आइसोमर, ऐसे करके अलग अलग चीजें थी। तो यहाँ पे आइसो का मतलब मैंने बताया था सेम, और पी का आप लिंकेज कर रहे थे प्रोटॉन से। अब आप कहेंगे सर ये अभी क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए अभी बता रहा हूं कि सारी चीजों को बस आपको रिवाइज करा पाऊं। अब देखिए, तो यहां पर अब मैं पुरानी चीजों पे चल रहा हूं, तो मान लीजिए कि मैं इस पेड़ की जो बात कर रहा था, मान लीजिए कि अब जो पेड़ है जीवित अवस्था में नहीं है, ठीक है, किसी जमाने में था। डायनासोर का भी एग्जांपल ले लो, किसी भी जीवाश्म का एग्जांपल लो, डायनासोर या सर कोई भी जीव ऐसा जो किसी जमाने में था, अब प्रेजेंट टाइम में जीवित नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सर कार्बन डेटिंग के साथ। लेकिन कार्बन का वो आइसोटोप कौन सा होगा, कोई मुझे बताएगा? धीरज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्बन का आइसोटोप बताएगा वो कौन सा होगा? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो जरा याद दिला दूं, जिनी घोष, धीरज कुमार पांडे, एक एक बच्चा यहां पर जो जा रहा है, कार्बन के 14 आइसोटोप पर, यानी C14 आइसोटोप का हम लोग इस्तेमाल करते थे, राइट। तो ये सब चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, बस मैंने रिवाइज कराया है। तो डेट मींस कि आज मैं जितनी भी चर्चा करूंगा वो पूरी चर्चा आपकी कार्बन के आधार पर ही होने वाली है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि कार्बन होता क्या है। उसके बाद कार्बन के एलोट्रोप्स पर चर्चा कर लेंगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। फिर हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज यानी कार्बन के गुण के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं कार्बन के गुण से, यानी कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। लेट्स गो। सो अंकित बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि सभी बच्चों को साफ दिख रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। सो प्लीज रिफ्रेश एक बार, चलो मैं ही लिख देता हूं, एक सेकंड ना गाइस। चलो, सो मैं वापस आया अपने पॉइंट पर। तो अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो है कार्बन के गुण पर। तो अब ये जो कार्बन के गुण हैं, यहां पे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये कार्बन वाले पार्ट पे जो आप बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहां पे जब हम लोग कार्बन की बात करते हैं, तो ये जो शब्द आया, ये शब्द क्या है? कार्बन शब्द एक्चुअली निकला है, एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोयला। क्या नाम है सर? यहां पर ये जो शब्द है कार्बो, इसका मतलब होता है कोयला, और ये जो कोल है, ये जी हाँ, ये वही वाला कोयला है जिसका आप लोग अपनी अपनी अंगीठियों में, या फिर अब तो खैर अंगीठियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना के बराबर ही है, बट स्टिल अंगीठियों में, या फिर दूसरा सर बाहर जब भी हम लोग प्रेस कर, अभी कभी भी कपड़े अगर प्रेस कराए हो तो इलेक्ट्रिक आयरन ना यूज करके वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब कोल भी दो प्रकार के हैं, वहां पे हम कहते हैं ये कच्चा कोयला है, राइट, या फिर ये वाला कोयला है। सो बेसिकली वो बात की बात है, थोड़ी देर बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो कार्बन टर्म है, तो कार्बन टर्म निकला है कार्बो से, और इस कार्बो शब्द का मतलब होता है कोयला, राइट, परफेक्ट। अब इसमें सर और मैं इंपॉर्टेंट रूल बता दूं जो प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, ईंटों की जो भट्टियां होती हैं, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं लाइक मीर दानिश, जहां पे हम ब्रिक्स की फर्नेंस की बात करते हैं, तो ईंटों की जो भट्टियां होती हैं, या मैं भट्टा कहता हूं जिसे, राइट। सो जो इटावा रीजन, शिकोवाद रीजन के आसपास है, तो उन्होंने भट्टे देखे हैं। आई मीन सब नहीं देखे होंगे, मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो जिसने भट्टे ना देखे हो। तो ईंट को जब पकाया जाता है तो होता क्या है सर, मिट्टी को इकट्ठा किया, एक शेप दिया, एक आकार दिया, और भट्टी के अंदर छोड़ दिया।
अब वहां पर सर भट्टी में गर्माहट कैसे मिलेगी, ऊष्मा कहां से मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग इस कोयले का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। अच्छा, सब लोग लिंक कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा अनुज कह रहा है हमारे घर के सामने ही है, ठीक है, इस पे हाँ बिल्कुल। अब दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि सर दूसरा एग्जाम्पल बेस्ट वाला है, जो आपके घर में बिजली आ रही है तो सर वहां पर भी कोयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा और आखिरी, शादियों में सबसे ज्यादा, राइट। तो शादियों के टाइम पर कहां पर, शादियों के टाइम पर सर वो थोड़ा सा दिखाने के लिए, हाँ देखो सर पनीर भुंज रहा है, या फिर जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं तो वहां पे सर मुर्गा तला जा रहा है। सो कुल मिला के उस लोकेशन पे, तो बहुत सारी लोकेशन पे ये आपके कोल्स आ गए, लेकिन कोल्स की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। अभी तो मैं केवल माहौल बना रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आज हम लोग इसी चीजों में डिटेल में देखेंगे। चलिए सो शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जो कोयला है, सॉरी जो कार्बन है, कार्बन हमको किस प्रकार से मिलता है या फिर किस फॉर्म में मौजूद है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में कार्बन मौजूद है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कि वो मुक्त रूप से मौजूद हो यानी फ्री स्टेट में मौजूद हो, दूसरा हो सकता है, हाँ ट्रेन किसी जमाने में चलती थी, सही कह रहे हो कुलविंदर। सो मैंने क्या बोला, कार्बन आपका दो स्टेट में हो सकता है फ्री स्टेट में हो यानी मुक्त रूप से मौजूद हो, या फिर कंबाइंड फॉर्म में हो। अब आप कहेंगे सर कंबाइंड बोले तो मतलब क्या, अब जरा एग्जांपल लेते हैं। सर देखिए होगा क्या, मुक्त रूप से मुझे साफ साफ दिख रहा है कोयला, डायमंड या ग्रेफाइट। सर इनके फॉर्मूले पे अगर मैं जाऊं तो सीधे मुझे पता है सर अकेला कार्बन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर जब हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते में, ये जो लोग मुझसे बायो पढ़े वो लोग लिंक कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े वो ध्यान से सुनना। हम लोग ये सोचते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है, सर नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, सारी की सारी जो गैसेज हैं उनका मिश्रण अंदर जाता है यानी मिक्सचर अंदर जाता है, राइट। अब यहां पर सारी गैसेज जा रही हैं, तो इनमें से एक गैस है जो आपके सामने मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइस, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं एक क्वेश्चन ये पूछ लेता क्योंकि ना ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो मुझे बस ये बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड जो जाती है हमारे शरीर में, वो कितनी जाती है, कितना परसेंट है उस एयर के मिक्सचर में। सो प्लीज याद रखिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं सर, उस समय जाती है 0.03%। याद कराने के लिए कुछ किताबें इसको 0.04% लिख के दे देती हैं। 20% बेटा गलत लिख रहे हो, 20% जो है वो 20 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं। और अशर अली बिल्कुल सही कहा आपने, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, जब ये बाहर निकल के आती है कि सर जब सांस छोड़ दी, तो जब जिस टाइम पे सांस बाहर आएगी तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 4%। खैर ये सब थोड़ा सा बायो में चले गए, बट क्योंकि एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे आप कहेंगे, मैं आपसे पूछता हूं यहां पे जो कार्बन मौजूद है, सर ये मुक्त रूप से मौजूद है यानी फ्री स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म में, कौन बताएगा मुझे। सिंपल सा फंडा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रवीना, सोनू, शहनाज, संदीप, जिनी, सूरज, मुरारी, सर ये आपका कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा है, फ्री स्टेट में दिख रहा है। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, यहां पर आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी दिख रहा है ना, यानी यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट भी तो हुआ, यानी सर ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ये यौगिक है जिसमें कार्बन अकेला नहीं है। यहां पे कार्बन अकेला मौजूद था तो हमने क्या कह दिया, ये कार्बन फ्री स्टेट में है, जबकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, यानी कि सर ये आपका कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। यानी कार्बन आपका दो तरीके से मौजूद हो सकता है, एक फ्री स्टेट में जो आपके सामने मौजूद है, और दूसरा एक तो आपके स्वतंत्र रूप से, जैसे ही मैंने बोला मुक्त रूप से, तो यहाँ पे कोयला, डायमंड, यहाँ पे इन सब का एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रेफाइट। लेकिन दूसरा जो है सर वो कहां मौजूद होगा, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर की बात कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड, या इवन जो हम लोग जो पानी पीते हैं, तो आपको लगता है सर उसमें पानी में जैसे हमने फॉर्मूला लिख दिया H2O, सर हम लोग जानते हैं उस पानी के अंदर सर और मिनरल्स भी होते हैं और तत्व भी मौजूद होते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, जो नेचुरल वाटर होता है उसमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, यानी कि सर ये क्या हुआ, ये अलग से कार्बन मौजूद नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, राइट। फिर नेचुरल गैस का एग्जांपल ले लो, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे सर इन सब में कार्बन मौजूद है। लेकिन ये सब चीजें सर ओके हमको समझ में आ रहा है, सर ये खतरनाक लग रहा है, इसका क्या करूं। तो गाइस आ जाओ वापस बायो पे। तो गुरुदेव आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो बायो पढ़ी होगी,
और बहुत आधे बच्चे तो वो हैं जो मुझसे बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ये क्या है गुरुदेव? सर देखिए, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, सर मैं जलेबी खा लूं, मैं डोसा खा लूं, मैं चिकन तो नहीं बोलूंगा, मैं नहीं खा सकता, पनीर खा लूं, सो कुल मिला के मैं XYZ कुछ भी खा रहा हूं, तो ये सर चीजें मुझे देती हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। अब यहां पर अनुज बाबा, ये जो न्यूट्रिएंट्स या पोषण की बात करता हूं, यहां पे पोषण तत्व में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसको हम अंग्रेजी में फैट कह देते हैं, फिर मिनरल्स यानी कि खनिज, और विटामिन, ये 5 चीजें आती हैं। अब यहीं पर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो जानते हो कार्बोहाइड्रेट कहां मिलता है? सर जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं गेहूं, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चावल का भी एग्जांपल ले सकता हूं, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इवन शुगर, है ना सर, जहां पे हम लोग अपने घर में जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हो उसका एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज का एग्जांपल ले, सब कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। सो कार्बोहाइड्रेट में याद रखना है, ये जो बना होता है, जानते हो किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका बना होता है गुरुजी? आलू में भी, सही कह रहे हो, सबके सब बिल्कुल सही जा रहे हो। सो गुरुदेव, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सर एक एग्जांपल देके बता दो, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो सर आओ पल्ले पढ़वाता हूं। तो आप लोगों को बचपन का एक फॉर्मूला याद दिलवाता हूं, जिस टाइम पे बोर्ड पे हम सीरियस मोड पे तैयारी कर रहे थे, याद है? CHO, C6H12O6, कुछ याद आ रहा है? तो सर ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये ग्लूकोज वाला पार्ट आ गया, बिल्कुल। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला, दैट मींस कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं स्टार्च, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, यहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स में आपका सब जगह कार्बन प्रेजेंट है, और इनका रेशियो पेपर में पूछा जाता है ग्लूकोज में, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? खैर ये सब थोड़ी सी बायो आ गई, थोड़ी देर के लिए बायो को रहने देते हैं, वापस आते हैं केमिस्ट्री पे। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि यस, इसका मतलब ये है या तो कार्बन अकेला कार्बन दिख जाएगा, या हो सकता है वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हो। तो एक एक बच्चा बिल्कुल यहाँ पे लिंक कर पा रहा है, बिल्कुल सही। तो सर यहां तक हमको समझ में आया कि संयुक्त अवस्था और फ्री स्टेट में कैसे मौजूद होगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। अब सर जो कार्बन है, इसमें सर जैसे मैं कंबाइंड फॉर्म की बात कर रहा था, तो ये आप नाम देखना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कहां कहां मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बोनेट्स के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जो कार्बन प्रेजेंट है, ये सर कहां कहां? जैसे कि चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं सर? तो यहां पर विलास, बेटा इस वाले पार्ट पर आ जाओ, जरा फोकस करते हैं, लास्ट क्लास में देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में फिर मैं डिस्कस करता हूं उस रिएक्शन पे। सो क्योंकि एक बार फोटोसिंथेसिस समझाना शुरू करी तो फोटोसिंथेसिस पूरी डिटेल आ जाएगी, और हमारे पास 3 दिन है, तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा केमिस्ट्री में, प्लीज। सो अब सर अपने घर में जो लगी हुई है ना, अपने घर के पत्थरों का एग्जाम्पल ले लो, प्रतीक सबसे बेस्ट है। अब देखिए, इनका जो फॉर्मूला होता है सर, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, यानी CaCO3। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से क्या क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। दूसरा यहाँ पे चौक हो गई, या मैं मार्बल की बात कर लूं, ये सारे के सारे आपके कैल्शियम कार्बोनेट हैं, ठीक है। यानी कि सर यहां पर अगर देखा जाए तो ये कैल्शियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, देख रहे हो सर, ये आपका कंबाइंड फॉर्म में कार्बन दोबारा से आ गया। इसी प्रकार से जैसे मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं, तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये अपने एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले जब भी आते हैं ना, हमको टेंशन दे जाते हैं। आज के बाद ये भी टेंशन नहीं देंगे। अब सुनना ध्यान से सर, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, शहनाज, काजल, कृष्णिया, संजू, अनुज, सोनू, सिलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे पार्टी, राइट? हम क्या करने वाले हैं? हम लोग करेंगे पार्टी। अब जब पार्टी होगी तो पार्टी में सर खाना बनाया जाएगा, तो खाने में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉशिंग सोडा का या बेकिंग सोडा का? सिंपल सी बात है सर, हम लोग उस पार्टी में इस्तेमाल करने वाले हैं बेकिंग सोडा का। जब पार्टी हो जाएगी तो पार्टी होने के बाद क्या करोगे? पार्टी होने के बाद जब घर जाओगे तो आप क्या बोल के जाओगे? ओके सर बाय, सर फिर से मिलते हैं, तो ये करोगे ना, ओके सर बाय। तो याद रखना, बेकिंग सोडा में आपको क्या याद रखना है सर? ये होता है सोडियम, कलर चेंज कर लूं जरा, सोडियम बाय कार्बोनेट। और मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुन लेना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना अभी थोड़ी देर के लिए। क्या होगा जब सब पार्टी खत्म हो जाएगी, तो पार्टी खत्म होने के बाद क्या करोगे? सोडियम बाय कार्बोनेट। लेकिन सर क्या सिलेक्शन के बाद हम लोग कोई कपड़े धोने की पार्टी करेंगे? जब हम लोग सिलेक्शन के बाद कपड़े धोने की पार्टी नहीं करेंगे तो उसमें कोई बाय भी नहीं होगी। तो जो वॉशिंग सोडा होता है
वॉशिंग सोडा में क्या होता है? वॉशिंग सोडा में होता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, यहां पे बाय वाला चक्कर ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर बाई कार्बोनेट कौन सा है, कार्बोनेट कौन सा है, एग्जाम में बहुत टेंशन होती है। तो ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि इवन मैं बता भी सकता लेक्स में कितने बच्चों को मेंटोर किया होगा इन 8.5 सालों में या अपने सिलेक्शन में। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी एग्जामिनेशन में आया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है। सो दिस इज एज सिंपल एज इट। सर बेकिंग सोडा खाने में तो सर सोडियम बाई कार्बोनेट, कपड़े धोने की पार्टी नहीं होगी तो कोई बाय भी नहीं होगी, डेट इज जस्ट सोडियम कार्बोनेट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सो प्लीज रिमेंबर इट, राइट? ओके कूल। सो ये वाला पार्ट तो हमारा सॉर्टेड हुआ। नेक्स्ट, अब सिंपल सी बात है भाई प्रीतम, अब यहाँ पे NaHCO3 लगा दो तो NaH लग गया, तो H लग गया तो सर वहां पे क्या है, बाइकार्बोनेट आ गया है ना? ये तो बेसिक वाला पॉइंट है, ये तो सब लोगों को पता होता है। प्रीतम भैया इतना तो बेसिक रखो, NaHCO3 लो लिख ही दो, तुम लोग मानोगे नहीं, तुम्हारी पिट्टी करनी पड़ेगी। लो बहुत सारी चीजें अभी समझ लो, चलो हाँ शिखा सभी लोग अब वापस आओ। अब सर जैसे क्लोथिंग मटेरियल हो गया, हम लोग सर जो कपड़े पहनते हैं कॉटन के, सिल्क के, टेरिलिन के, रेयन के, तो आपको सब जो लोकेशन पे क्या मिलेगा, कार्बन मिल जाएगा। अब सर ये जो कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल और कहां हो रहा है, ये अपने घरों के बाहर आप लोगों ने ये वाले पाइप देख रखे हैं, राइट? अब यहां पर ये जो अपने घर के बाहर जो पाइप्स देखे हैं हमने, ये पाइप्स जो है प्लास्टिक वाले पाइप हम लोग कह देते हैं, किसके बने होते हैं? तो ये जो प्लास्टिक के पाइप्स हैं सर ये होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स। अब आते हैं थोड़ा सा पहले, तो गुरुदेव ये देखिए, हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो सर यहां पर हम ध्यान करें तो सर मुझे एक शब्द याद आ रहा है ऐसे करके कुछ, पॉलीमर, जिसके बारे में कल मैं चर्चा भी करूंगा। हिंदी वाले जो बच्चे हैं हम लोगों को याद है सर ऐसे करके कुछ होता था, बहुलक, राइट? अब यहां पर ये जो बहुलक या फिर अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो ये पॉलीमर टर्म या फिर बहुलक ये आपको क्या समझाता था? ये बहुलक ये समझाता था कि सर जब ढेर सारे एकलक मिल जाते थे तो बहुलक बन जाता था। यानी बहुत छोटी छोटी इकाइयों को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो हम लोग क्या कहते हैं सर, जैसे कहते हैं एक वचन बहुवचन वाला हिसाब है, बिल्कुल वही है कि ढेर सारे एकलक को जब हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया तो क्या हुआ, बहुलक बन गया। एस्पायरेंट जस्ट इग्नोर, क्योंकि एक दो कैंडिडेट्स ना ऐसे मिल ही जाते हैं, अपनी बैच में भी मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई होगा, आज एक कैंडिडेट मिल ही गया, सो इट्स ओके, जस्ट इग्नोर दी कमेंट्स। सभी लोगों से मैं कहूंगा प्लीज ना जो भी कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स वाले पार्ट पे नजर रखना ही नहीं, क्योंकि मैं इन 3 दिन ना कमेंट्स में नजर रखने नहीं वाला हूँ। सो आप लोग ना प्लीज जो बच्चा जो कुछ कमेंट कर रहा है लेट देम डू, आप प्लीज पढ़ाई वाले पार्ट पे फोकस करना, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी चीज मिस मत करना प्लीज। इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम एक्स्ट्रा होता ना तो मैं आप लोगों से ज्यादा बातचीत कर लेता, एक आध को डांट भी देता, अभी ना डांटने वाला बिल्कुल टाइम है नहीं हमारे पास, ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले चुका हूँ। तो जो भी बच्चे हैं ना एस्पायरेंट स्पेशली लीव दैट, जो कमेंट कर रहा है लेट हिम डू, तो आप बस यहाँ पे फोकस करना प्लीज, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो मैं वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट पर। सो व्हाट वाज आई वाज डिस्कसिंग हियर, तो मैंने बोला सर जब ढेर सारी इकाइयां इकट्ठी होंगी, यानी जब ढेर सारी यूनिट्स इकट्ठी होती हैं तो ढेर सारी यूनिट्स एक साथ आने के बाद क्या करती हैं सर, वो आपकी बना देती हैं पॉलीमर्स। अब एग्जांपल के तौर पे सर हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हम लोग सर सब्जी किस में लाते हैं, पॉलिथीन बैग में। आज मैं पॉलिथीन लाया हूं क्या, नहीं, लेकिन सब लोग लिंक कर पा रहे होंगे। मान लो मार्केट गए, मार्केट से धनिया पुदीना दूध का पैकेट कुछ भी लाए तो एक पॉलिथीन में रख के लाते हैं। तो जो टर्म है सर पॉलिथीन को आप ध्यानपूर्वक देखें तो पॉलिथीन में अगेन आपका टर्म आता है पॉली। तो पॉली शब्द का मतलब समझते हो, जैसे मैं कहता था एक लक बहुलक, बिल्कुल उसी तरीके से सर जब सिंगल यूनिट्स यानी कि सर सिंगल यूनिट्स इकट्ठी होंगी तो इंग्लिश में कह दूंगा बहु, इंग्लिश में कह दूंगा पॉली। सो हिंदी में बहु, इंग्लिश में पॉली। दैट मींस कि जो पॉलीथीन है ये भी तो सर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा, ये भी तो छोटे छोटे सर यूनिट से बना होगा। तो ये किसका बना है, ये सर ईथीन का बना हुआ। यानी पॉलीथीन कैसे बना, जब ढेर सारी ईथीन को मिला दिया गया। ढेर सारी ईथीन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे समझाऊंगा, तो यहां पे सर मैं इसके आगे एन लगा दूंगा, राइट? मैं क्या करने वाला हूं, बहुत सारी ईथीन के आगे एन लगा दूं, यानी ईथीन 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 मिलकर क्या हो जाएगा, ईथीन 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 करके पॉलीथीन तैयार हो गया, राइट? अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि सर ये बताइए ये ईथीन फिर क्या होता है ना, दिमाग में आएगा। तो ईथीन वाला पार्ट ये मैं आपको कल बताने वाला हूं, जहां पे ना मैं आपको एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन समझाऊंगा। सो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तो खिचड़ी पकेगी। अभी के लिए बस आप लॉजिक समझना। कल क्या है ना कि कल हम लोगों को IUPAC नेम्स ये सब भी डिस्कस करना है।
सो ये जो ईथीन वाला पार्ट है, अभी के लिए बस इतना बता दूंगा कि ईथीन में क्या है, यहां पर सर डबल बॉन्ड्स आते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाउट आए, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कल रखेंगे। सिंगर पूछ रहे हैं ईथीन, यहां पर देखो बहुत सारी लोकेशन पे आपके सामने मौजूद है, जैसे हमने अभी पॉलिथीन वाला पार्ट एग्जांपल लिया था, राइट? यस। तो यहां पे सर जैसे ईथीन को मिलाकर हम बहुत सारी ईथीन से पॉलिथीन बना दिया, वैसे ही सर ढेर सारे विनाइल क्लोराइड को मिलाकर हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देते हैं। तो पेपर का पूछा हुआ प्रश्न, अब देखो आप लिंक कर पाएंगे। पेपर में पूछा जाता है पॉलिथीन किसका पॉलीमर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिथीन किसका पॉलीमर है, यानी पॉलिथीन किसका बहुलक है? तो सर वो ईथीन का बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका बहुलक है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड सर वो आपका विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। तो यानी बहुत सारे विनाइल क्लोराइड बनाकर क्या कर लेते हैं, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड बनाकर पॉलीविनाइल क्लोराइड तैयार कर देते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं पाइप्स बनाने में, राइट? सो इतनी वाली चीज क्लियर है। चलो तो अब एक काम कर लेते हैं, मुझे ना जरा, चलो सो गाइस इतना पार्ट आपका सॉर्टेड हुआ। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक शब्द और आता है बेकेलाइट। अब ये वाला सा जो बेकेलाइट है, अब ये क्या होता है? अब अगर मैं बेकेलाइट वाले पार्ट पर जाऊं तो बेकेलाइट जरा समझिएगा। देखिए अपने घरों में हम लोग टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, या मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल स्विचेस का एग्जांपल ले लेते हैं। अपने घर में जो आपके जो स्विच बोर्ड्स हैं, सबके घर में होंगे, सब पंखा चलाना किससे चला रहे हो? उस स्विच बोर्ड से चला रहे हो। तो अगर मैंने सर पंखे को जैसे बटन को प्रेस किया, पंखा चल गया, तो सर यहां पर मुझे बटन कैसे चाहिए होंगे सर? अब यहां पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप ही लोग आंसर देना कि मैं जिन स्विच बोर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा उन स्विच बोर्ड्स में क्या होना चाहिए सर? उसमें करंट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार मुझे प्लीज आंसर देना। तो मेरा क्वेश्चन है, स्विच बोर्ड में उसमें करंट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर होगा क्या, अगर मान लो पंखा चलाना है और वो जो स्विच हैं वो प्लास्टिक के ना बनकर मान लो लोहे के या किसी और चीज के बने होंगे, जिसमें करंट पास हो जाएगा, जैसे टच करोगे वहां पे चिपक जाओगे। यानी कि मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो सर कुचालक हो। क्या होना चाहिए? एक ऐसा पदार्थ जो क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। यानी कि अंग्रेजी में बोलूंगा, ये क्या होना चाहिए बेटा, ये एक इंसुलेटर होना चाहिए। तो इंसुलेटर किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में हीट का भी। यानी ये ऊष्मा का, यानी कि हीट का, और ऊष्मा के साथ साथ सर दूसरा विद्युत ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या होना चाहिए? ये एक कुचालक होना चाहिए, राइट? सो यहां पर जितनी भी चीजें यहां पर मैंने आपको पॉइंट रखा, प्लीज यहां पे याद रखना। अभी पेपर में कैसे पूछा गया था, तो ये आपके एएलपी में तो नहीं, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा चुका है एसएससी जेईई में, कि निम्न में से कौन सा कथन बेकेलाइट के लिए गलत है। तो वहां पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे, तो उन स्टेटमेंट्स में सर यहां पे बस आपको याद रखना है कि बेकेलाइट एक तो कुचालक होता है, ऊष्मा का भी, विद्युत ऊर्जा का भी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इंसुलेटर है। दूसरा सर ये टफ होता है, रेजिस्टेंस प्लास्टिक है, जिसको आपने सर एक शेप दे दिया इस आकार से। क्या ये सर कैमरा, टेलीफोन और सबसे इंपॉर्टेंट स्विच बोर्ड्स में इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। किसमें? स्विच बोर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट। सो सर ये पीवीसी और ये बेकेलाइट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। तो पीवीसी जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पीवीसी क्या था? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल वाले में विनाइल क्लोराइड की बात करूं तो ये क्या है? ये आपका एक लक है, यानी कि ये गुरुदेव आपका एक मोनोमर है, राइट? चलिए सर अब बढ़ते हैं आगे। तो बेकेलाइट भी हो चुका है। हाँ, पॉलिथीन का हम डिस्कशन कर रहे थे, वही आपके सामने आ गया। पॉलिथीन कहां पे काम आ रहा है सर? कैरी बैग्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? सो ऐसे आपके कार्बन फाइबर्स आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब कार्बन के महत्वपूर्ण रूप हैं। अब यहाँ पे सर फटाफट से मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो ये फुल फॉर्म है पीवीसी की वो क्या होगी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्योंकि ना ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा यहाँ पे रख लेता हूँ। आपको क्या लगता है क्या होगी सर फुल फॉर्म? सो पीवीसी अभी अभी डिस्कस किया, पीवीसी जिसका हम लोग इस्तेमाल किसमें कर रहे थे? अपने घर में जो सर सबसे बाहर पाइप लगे हैं वो इसी के बने होते हैं। और ये किसका बना हुआ? ये सर विनाइल क्लोराइड का बना होता है। ढेर सारे विनाइल क्लोराइड इकट्ठे होके, ढेर सारे विनाइल क्लोराइड की इकाई या फिर यूनिट्स इकट्ठी होके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती है। एंड यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। सो आगे बढ़ेंगे और अब सर इस पे आ जाओ। डैश एक कठिन या फिर कठोर, कठिन एक्चुअली गलत है, कठोर होगा, कठोर प्रतिरोधी प्लास्टिक है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। सो इट इज अ टफ रेजिस्टेंस प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। सर क्या है वो? कार्बन फाइबर है, पीवीसी है,
बेकेलाइट है या फिर पॉलिथीन है? क्या होना चाहिए आपका आंसर? सो यहां पर सर अगर आप लोग जा रहे हैं पॉलिथीन के साथ, बेटा पॉलिथीन तो आपका वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि सर वो टफ तो है ही नहीं, राइट? सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बेकेलाइट, बिल्कुल, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें सर? स्विच बनाने में, टेलीफोन हो गया, कैमरा हो गया, इन सभी जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है सर, तो ये हुआ हमारा कार्बन वाला पार्ट। अब आते हैं कार्बन के अप्रूप पर। तो यहां तक तो सर बड़ा बेसिक सा पार्ट था, सॉर्टेड भी है। अब कार्बन के अप्रूप पे जरा चर्चा हो जाए। सही है सब लोग? ओके, बस कंट्रोल। अब वापस आते हैं। सो यहां पर ये जो हम लोग एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों को ये लगता आ रहा था कि सिर्फ 2 एलोट्रोप्स ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। प्लीज प्लीज यहां पर याद रखिएगा, एलोट्रोप्स होते हैं टोटल 3। 2 के नाम हमको अच्छे से पता है सर। 2 में क्या क्या? एक तो ग्रेफाइट, दूसरा हीरा यानी कि डायमंड, ये तो हमको पता ही है। लेकिन सर एक नाम और याद रखना, वो है फुलरीन। ये कुछ नई सी चीज है। तो यहां पे सर ये जो हम लोग बात करेंगे अप्रूव की, बिल्कुल गुड़िया, प्रियांशु, सबके सब बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों नाम जरूरी हैं, तो हम तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए, सो अब सर सबसे पहले एलोट्रोफी के बारे में समझते हैं। एलोट्रोफी क्या होती है सर? ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक तत्व 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स यानी रूपों में मौजूद होता है। यानी अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो इट इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स। अब देखिए यहां पर, अच्छा प्रीतम बाबा ऐसा है क्या? सर गुरुदेव ये देखिए, मैंने क्या बोला सर? 2 या 2 से ज्यादा इनके रूप होंगे यानी फॉर्म्स होंगे। इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। इनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन सर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। तो ये एएलपी और बाकी बेसिक लेवल में तो नहीं, लेकिन सीजीएल और एसएससी जेईई में यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। आप लोग जो मुझसे यूट्यूब पे सेशन लेते हैं दोपहर को 2 बजे वाला, तो मैं आपको वहां पे बताता हूं कि सर इसमें से कौन से समान गुण हैं और कौन से इसमें से भिन्न गुण रहते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, इनके जो भौतिक अवस्था है और रासायनिक गुण है ये तो सर एक समान होंगे, लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं यानी कि जो फिजिकल इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक एक करके मैं सबको समझाने वाला हूं कि सर ये ग्रेफाइट कैसा दिखता है, डायमंड यानी हीरा कैसा दिखता है, और इनके वो सर गुण क्या क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल, यस बक्की बॉल, सही कह रहे हो मिश्रा जी, यू आर राइट। सो यस राइट नाउ, तो सर यहाँ पे अगेन जो कार्बन है ये सर 2 फॉर्म में हो सकता है सर। यहाँ तो क्रिस्टलीकरण वाला रूप मिल जाएगा यानी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, दूसरा एमोर्फस यानी गैर क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पे सर सबसे पहले आओ आप, जहां पे हम लोग कार्बन की बात करने वाले हैं, तो जितने भी कार्बन के जो रूप देखे हमने, इसमें एक चीज कॉमन थी क्या? कि सर इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। इनका क्या है? इनके भौतिक गुण जो है वो अलग अलग है। अब भौतिक गुण में जरा एक एक करके देखते हैं। देखिए, सो यहां पर जब इनको आप गर्म करते हैं तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, साथ में हीट भी रिलीज करेंगे। आप कहेंगे सर क्या? उदाहरण लेके चलते हैं, कोयले का बेस्ट एग्जांपल है कोयला या फिर कोल। अब मैंने क्या किया? मैंने इस कोयले को गर्म किया, ठीक है। अब कोयले को जब आप गर्म करते हैं तो हम लोग जानते हैं सर, यहां पर इसमें से जो ऊष्मा निकल रही है यानी कि इसमें से जो हीट निकलती है, उस हीट का इस्तेमाल करते हुए आप लोग सर इस्त्री कर पा रहे हैं, प्रेस कर पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसके ऊपर सर पनीर भुन पा रहे हैं या फिर चिकन को रोस्ट कर पा रहे हैं, राइट। होटल में भट्टियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है सर, पावर के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज और बताने वाला हूं, चिकन की रोस्टिंग है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी कोयले से एक खतरनाक गैस और निकलती है, और ये जो मैं गैस बता रहा हूं ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखना, पहले पूछा जा चुका है तो आने के चांसेस है पूरे पूरे। इसमें से गैस और निकलती है जिसका नाम है ये, क्या नाम है भाई साहब? नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछने का तरीका देखना। सर हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? अंग्रेजी वाले एफिनिटी टर्म पे फोकस करना, जो हिंदी वाले हैं हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा लगाव किसके साथ होता है? अब देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैं लिख देता हूं। एक बच्चा पूछा सर कौन सी गैस, तो ये है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
तो मैंने ये बोला कि हीमोग्लोबिन, अब आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन क्या? तो गाइज हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का भाग होता है, जिस पे अभी चर्चा डिटेल में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन समझना हमारे ब्लड का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की बहुत अच्छी दोस्ती है इस ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तगड़ी वाली दोस्ती है, मस्त वाली, कि तेरे साथ ही जिएंगे तेरे साथ ही मरेंगे, राइट, छपरा में बस जाएंगे, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन इस ऑक्सीजन से ज्यादा, अब यहां पर समझ जाना कि वो ब्रेकअप वाला सीन आ जाएगा, कॉलेज टाइम वाला सीन है, एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, बट एक और है जो इनसे ज्यादा बेटर लेवल पर है हीमोग्लोबिन के हिसाब से, और वो कौन है? सर भाई रंजना बेटा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड केवल बायो का ही हो जाएगा, अब चीजें केमिस्ट्री में आएंगी तो केमिस्ट्री बतानी पड़ेंगी, राइट। सब ध्यान सुनो जो मैं बता रहा हूं अविनाश, यहां पर कार्बन सॉरी ऑक्सीजन से ज्यादा जो इसकी दोस्ती है तगड़ी वाली, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब ये जो एग्जांपल समझा रहा हूं वो ध्यान सुनना, अब भूल जाना कि सर ये बायो का पार्ट है केमिस्ट्री का पार्ट है, भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सर होगा क्या, हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं, ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि सर नहीं तो मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझाना पड़ेगा। ये देखिए जिंदू एक काम करो, तुम्हें क्लास ही छोड़ दो, तुमसे रिक्वेस्ट है तुम मुझसे उल्टे पैसे ले लेना, ज्यादा बेटर होगा, बाकी बाकी बच्चों को पढ़ लेने दो, ठीक है। मैं जानबूझकर तुम्हें क्लास से नहीं निकाल रहा हूं, बस ये रीजन है कि भाई 3 दिन क्लास और लेनी है और अच्छे से मैं समझा दूं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो जिंदू सिंह अगर पढ़ना है तो इट्स ओके, नहीं पढ़ना है तो प्लीज टाटा बाय बाय, खेल खत्म करते हैं, बाकी बच्चों को पढ़ लेने दो, बाकी 300-400 बच्चे और हैं उनको एग्जाम निकालना है, ठीक है। सो बाकी लोग ध्यान सुनना। अब होगा क्या, मैंने क्या किया जिंदू, ये पहली बार और आखिरी बार आपके कमेंट पर रिप्लाई कर रहा हूं, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी तो शायद फिर अच्छा नहीं होगा, राइट। सो क्योंकि हम बाकी बच्चे ना पढ़ने के लिए आए हैं और आपकी वजह से ना ये 6 या 7 बार ऑलरेडी हो चुका है, मैं 8वें कमेंट पर आपको ऐसा रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज द लास्ट वार्निंग, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस एंड इफ यू वांट टू स्टडी प्लीज स्टडी, अदरवाइज यू कैन लीव, राइट। सो दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू, राइट। चलो सो मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूं। तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, राइट। अब देखो होगा क्या, जब हम लोग सर सांस लेते हैं तो उस टाइम पे मैंने डिस्कशन किया था किस बात का, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे पास सर कुछ गैसेस जाती हैं अंदर, कौन कौन सी? ऑक्सीजन थी, क्या परसेंटेज था सर? इस ऑक्सीजन का परसेंटेज था 21%, राइट। दूसरा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, ये था सर 0.03%, और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो नाइट्रोजन था ये कितना था? ये था 78%। अब देखिए सर, सिंपल सा फंडा, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो सर यहाँ पे नाक पे कोई फिल्टर्स तो लगे नहीं है कि यहाँ पे सर कोई ऐसे फिल्टर्स लगे हो कि भाई साहब उन्होंने रोक लिया, ना ना, केवल ऑक्सीजन तुम ही जा पाओगी। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब गैसेस अंदर जाती हैं, जिनमें से हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये ऑक्सीजन को हमारे सर ये सेल्स वाले पार्ट में कौन ले जाएगा, हमारी कोशिकाओं वाले भाग में कौन ले जाएगा? तो हमारी कोशिकाओं तक ले जाने के लिए, यानी हमारे सेल वाले पार्ट में ले जाने के लिए सर वो कौन जिम्मेदार है? तो हमारे सेल वाले पार्ट में ले जाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है ऑक्सीजन, राइट। सब पेपर का पूछा हुआ सवाल है क्या कि सर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है वो है सर आपका हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। बट अब यहां पर क्या होगा सर, हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। अब होता क्या है, ये सर्दियों के टाइम पे बहुत कॉमन सा आता है, आप कोई भी न्यूज देख लो उसमें उठा के क्या बताएगा, सर पता है किसी ने ना कोयला जला लिया था अंगीठी जलाकर, ठंडी का मौसम था, सो अंगीठी जलाई, गेट बंद कर लिया, अब वहां पर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो गई तो उससे क्या हुआ, जो लोग सो रहे थे, तो अब सिंपल सी बात, धीरे धीरे करके कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गई होगी और सुबह वो सो के उठे ही नहीं, डेथ हो गई, जहां पे हम लोग कहते हैं एक टर्म यूज करते हैं साइलेंट किलर। तो एग्जाम का जो मैंने बताया था ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना इस वाले केस में होता क्या है, जैसा कि मैंने बोला हीमोग्लोबिन का जो सबसे ज्यादा लगाव होता है वो किसके साथ है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शन जब भी पूछे, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2 या 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी जेई में, बाकी एग्जाम्स के लिए फोकस करना, हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा लगाव है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन के साथ आता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगा ये ऑक्सीजन की सप्लाई को यहीं कहीं काट देता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है, राइट। सो इसलिए इसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, राइट। दूसरा इसमें साइलेंट किलर कौन सा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। होता क्यों है ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट लेट मी टेल यू, इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है सर वो चेन यहाँ पे कट हो जाती है।
तो इसमें क्या होता है, हम लोग सो रहे हैं, सोते सोते पता भी नहीं लगे एंड वी कैन डाई, राइट। सो ये सब किसकी वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस इज सॉर्टेड। अब सर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, हमने ये बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की चेन, सॉरी ऑक्सीजन की चेन सप्लाई कट होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूद होगा और इससे डेथ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। सो अब सर इसी में अब आते हैं ग्रेफाइट पे। तो एक एक करके ना जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें ये जो गोले गोले हैं ना, ये सारे के सारे बेटा कार्बन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सर सूरज, अविनाश, उर्वी, संजू, सिंगर, बेटा एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक बार जरा फोकस करके बताओ सभी लोग। सर यहां पर जैसे मान लो मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो कार्बन परमाणु है ये सब कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? देखो प्रिंस बता रहे हैं 3 है, ऋतु कह रहे हैं 4 हैं, समीर कह रहे हैं सर 6, ओके, 1 2 6 हमारे 2 के साथ, ओके। सो गाइस अब देखिए यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक कार्बन एटम, कलर चेंज कर लूं जरा मैं, कहां कहां मिलता है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन लोकेशंस पे आपको ग्रेफाइट मिलता है। सो यहां पर अब सर थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ ये पार्ट वैसे है तो ज्योग्राफी का, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में सर ये ग्रेफाइट पढ़ रहे हैं तो मैं चीजों को यहीं पे लिंक कर दे रहा हूं, कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े इसलिए। सो ये ग्रेफाइट वाले पार्ट में हमने सर आकार पे समझा, ठीक है। अब एक और चीज, इसको बनाते कैसे हैं, बनता कैसे है। तो जो पाउडर्ड कोक है, अब यहाँ पे कोक मतलब कार्बन का ही भाग है, इसको थोड़ी सी मिट्टी के साथ और आयरन ऑक्साइड के साथ जब हम लोग हीट करते हैं, किसमें, भट्टी में, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब इसका निर्माण होता है। कहानी नहीं पूछेगा, बस ये नॉलेज पर्पज के लिए, ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। एग्जाम में जो आएगा वो ये पार्ट है कि सर हर कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन अणु की अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन देखिए 1 2 और ऊपर 3, तो किसी भी की बात कर ले तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो ये आकार दिख रहा है, ये शेप कैसी है, ये शेप आपकी हेक्सागोनल शेप है, यानी इसका जो आकार है यानी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पर इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, गुण की। तो गुण आप लोग अच्छे से जानते हैं, सब बेस्ट एग्जांपल है जो पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल में जो ऊपर वाला पार्ट देखते हैं सब लोगों ने सर पेंसिल से कभी ना कभी लिखा होगा। तो ये जो आपका पेंसिल वाला पार्ट है, तो पेंसिल के ऊपर जो सबसे ऊपर जो निब सा स्ट्रक्चर है, ये सर आपका ग्रेफाइट का ही बना होता है, जो ग्रे कलर का है ना। और सर ये ओपेक है, ओपेक का मतलब क्या हुआ, आर पार नहीं दिखाई देगा। इसके जो सर डेंसिटी है यानी इसका जो घनत्व है वो है सर 2.39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पे सर ये ऊष्मा के लिए स्टेबल है। अब यहां पे सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना है वो ये है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा का, नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही से पूछूंगा क्योंकि आप यहां पर गलती कर सकते हैं। बताइए सर, ये विद्युत ऊर्जा का सुचालक होगा या कुचालक होगा? जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं सर, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विल बी इंसुलेटर और इट विल बी सर कंडक्टर। सो लेट अस सी हु कैन गिव मी दिस आंसर। एक बार फटाफट से आंसर दो सभी लोग, परमजीत, मनीषा, जितने भी लोग प्रेजेंट है, फटाफट से क्या होना चाहिए आंसर। राइट, सो एक एक बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार रिफ्रेश कर लें, जिसको बफरिंग लग रही है ना, पे फटाफट से रिफ्रेश कर लो, उसके बाद फिर हम लोग वापस कनेक्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लो फटाफट से। ओके, उर्वी और सभी लोग, मधुमिता, सूरज, अनुज, एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना, वापस आते हैं। सो मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सर हम लोग अभी तक इसके बारे में पता नहीं क्लियर थे कि नहीं, लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत ऊर्जा का सुचालक होता है। राइट, चलिए, सो यहां तक ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हुआ। तो ये बात रही हमारी ग्रेफाइट की। तो यहां पे सर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो गलनांक है, यानी गलनांक की बात करूं यानी मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो यहां पर घोष साहब इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा हुआ है, प्लीज याद रखिएगा, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी दोनों के लिए सुचालक होता है, चाहे वो ऊष्मा हो चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, दोनों का गुड कंडक्टर है। ठीक है, घोष ने पूछा था। सो गाइस इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है ये होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा सर ये सॉफ्ट होता है,
यानी चिकना स्पर्श है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सर जब पेपर पे लिखते हैं तो एक काले धब्बे छोड़ता है। काले धब्बे का मतलब वही है कि आप पेंसिल से लिख पा रहे थे, वो इसलिए लिख पा रहे थे क्योंकि वो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है। तो इट क्रिएट्स ब्लैक स्टेन्स ऑन द पेपर, यानी क्या करता है, ये कागज पर काले धब्बे बना देता है, जिसका मतलब हम लोग उससे लिख पाते हैं। सो इसका मतलब सर हमको यहाँ पे ग्रेफाइट के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हमने पार्ट देख लिया है। इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, सब पेंसिल बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा, कार्बन ब्रशेस हो गए, राइट सर, इवन ग्रेफाइट की जो ग्रीस है उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप लोगों में से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, मतलब मुझसे, तो फिजिक्स वाले पार्ट में सबसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी जब सर क्रिएट होती है तो वहां पे न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली बॉम्बार्डेड, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, याद है उन क्षणों का। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ग्रेफाइट का, जिससे उन न्यूट्रॉन्स की बौछार को कंट्रोल कर सकें, यानी कि सर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स इन दैट न्यूक्लियर रिएक्टर वी यूज ग्रेफाइट। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है गाइस, हैं सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जहां पे वेरी इंपॉर्टेंट या फिर ऐसी चीज लिख रहा हूं, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यहाँ पर, यस बिल्कुल सही, तो वहां पर हम लोग एज अ कंट्रोल रॉड इसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आते हैं हीरे पे, जो आप लोग हैं, तो जरा आप लोगों की बातचीत कर लेते हैं। तो सर जो हम लोग हीरे की बात करते हैं, तो हीरा क्या है, हीरा भी सर आपका कार्बन ही है। यानी क्या है, हीरा, यानी यस, प्रीति पूछे सर क्या पेंसिल में करंट लगेगा, तो यहां पे एक सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर पेंसिल के मैं लीड वाले पार्ट पर करंट फ्लो करवाऊंगा तो यस लगेगा, लेकिन पेंसिल के ऊपर क्या है, लकड़ी है, तो जब आप लकड़ी के ऊपर करंट पास करेंगे तो लकड़ी जो होती है, यानी वुड जो होती है, दैट इज बैड कंडक्टर, वो अच्छी चालक नहीं होती, वो कुचालक होती है। तो लकड़ी में से करंट पास करेगा ही नहीं, राइट, जब लकड़ी में से करंट पास नहीं करेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। हाँ, उसमें से आप लीड को निकाल लो, यानी ग्रेफाइट वाली लीड को निकाल लो, और ग्रेफाइट वाली लीड को आप एक तरफ से करंट पास करो, बिल्कुल करंट लग जाएगा। तो याद रखना हम करंट कहां लगा रहे हैं वो मैटर करेगा। चलो वापस आते हैं। मैं क्या समझा रहा था, हाँ अब आते हैं हीरे पे। हीरा क्या है सर, डायमंड इज एक्चुअली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हमारे कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो सर डायमंड ही होता है, राइट। और इंडिया की बात करें तो गोलकोंडा जो कि कर्नाटक में है, या फिर पन्ना जो कि एमपी में है, इन लोकेशंस पे हीरा मिलता है। बट हीरे की खास बात, हीरा बनता कैसे है, मैं यहां पर अनुज बताता हूं आप लोगों को। हीरा मैं कब कहूंगा जरा समझना। हाँ, सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, मुन्ना, सिंपल सी बात है। सो गाइस, आप लोगों से क्वेश्चन है, हिंदी वाली स्लाइड लगा देता हूं, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, और स्लाइड पे फोकस मत करना, जो मैं बता रहा हूं उस पार्ट पे फोकस करना। सर किसी को भी आप हीरा कब कहते हैं, आप किसी को भी हीरा, मैं अभी ना इस वाले हीरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं, कहते नहीं यार एक नंबर हीरा है यार ये आदमी, हीरा वो क्यों कह देते हैं। हीरा नॉर्मली अब ऐसा तो नहीं कि सब बचपन से पैदा हुआ तो हीरा पैदा हो गया ना सर, वो क्या है कि जो इंटेंस प्रेशर में कई बार होता है ना कि सर इसका जो घर था वो बहुत गरीब था, इनके पापा मम्मी बहुत गरीब थे, इनके दादा दादी के पास इतना पैसा नहीं था, बट ये देखिए बिल्कुल जमीन से उठा हुआ आदमी है, यहाँ तक पहुंच गया, कई बार कहते हैं ना। तो बेसिकली उसने क्या किया होता है सर, बहुत इंटेंस प्रेशर में काम किया होता है, बिल्कुल उसी पार्ट से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जब 150 किलोमीटर नीचे चले जाओगे, तो जब आप लोग अर्थ के अंदर 150 किलोमीटर नीचे जाएंगे और वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, सिंपल सी बात है सर, इतना तो हम लोगों ने सब बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग पृथ्वी में नीचे की तरफ जाएंगे, पृथ्वी में जितना नीचे जाते जाओगे सर, उतना ही ज्यादा वहां पे ताप होता जाएगा, यानी कि उतना ही ज्यादा वहां पे टेम्परेचर होता जाएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उस प्रेशर के अंदर आपका ये जो डायमंड है ये फॉर्म होता है। अब कितना सर, वहां पे धरती के अंदर जो जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है। यानी पृथ्वी के अंदर जब आप 150 किलोमीटर गहराई में जाएंगे, 150 किलोमीटर की डेप्थ में जाएंगे, तो वहां पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ये जो कार्बन मौजूद है, बहुत ज्यादा दाब और बहुत ज्यादा ताप, इसमें सर ये बनता है डायमंड, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, नो डाउट। सो बेसिकली जो डायमंड है ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक हो सकता है नेचुरल जो पृथ्वी के अंदर अपने आप से बना, एक हो सकता है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो हम लोग जो अपनी तरफ से बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक, यानी कृत्रिम रूप से निर्मित, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड भी कह देते हैं। तो आर्टिफिशियल डायमंड क्या होगा, ये किसके बने होते हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं,
जो हम लोग सर अपने हिसाब से बना देते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और अपने हिसाब से हमने बना दिया, वो आर्टिफिशियल होगा, यानी कृत्रिम रूप से होगा। नाम समझ में आ रहा है, हमने बनाया तो कृत्रिम है, नेचुरली धरती के अंदर मिल गया वो सर आपका नेचुरल है, सिंपल। सो यहाँ पे सर ये जो डायमंड है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं कैसे बताऊंगा सर, ये कितने रुपए का है। तो सूरज, सृष्टि, हम लोग जब सोना खरीदते हैं तो सोना खरीदते में सर हम लोग कहते हैं ना ये कितने कैरेट का सोना होगा। अब सोना अगर 24 कैरेट का है तो इसका मतलब वो 100% प्योर है। और गोल्ड की एक खास बात आज आपको बताएं, जब तक सर नहीं आ रहा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सर गोल्ड आपका अगर 24 कैरेट का है, प्योर है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी आप ये हार, ये कंगन, ये सब नहीं बना सकते। 24 कैरेट का जो सोना होता है ये मिलता है सर आपको बिस्किट्स के फॉर्म में या फिर वो कॉइन्स वाले फॉर्म में, राइट। सो बेसिकली 24 कैरेट का जो सिक्का होगा वो या फिर वो जो भी चीज बनी होगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। तो यानी कि सर इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंप्योरिटीज मिलानी पड़ती हैं जिससे वो गोल्ड थोड़ा सा हार्ड होता है, राइट। तो इसको हार्ड करने के लिए, कठोर बनाने के लिए हमको इसमें सर कुछ इंप्योरिटीज मिलानी पड़ती है, जैसे कि कॉपर, राइट। बहुत ज्यादा लचीला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कठोर बनाना पड़ेगा, कठोर बनाने के लिए कॉपर मिला देते हैं, ठीक है। या फिर और भी चीजें, येलो कलर की धातु है। सो बेसिकली तो हम लोग जैसे कैरेट की बात करते हैं वैसे ही डायमंड पे भी डिपेंड करता है कितना सर इसका वजन है, दूसरा कितनी इंप्योरिटीज हैं, तो कितनी अशुद्धि हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो अशुद्धि ज्यादा होगी तो सब उतनी चीजें सस्ती मिल जाएगी, सिंपल सा फंडा। सो यहाँ पर अब ये जो मौजूद है तो कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कोहिनूर हो गया, पिट हो गया, ये सारे के सारे आपके डायमंड्स के एग्जाम्पल है। अब हीरे के बारे में जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। जैसे ग्रेफाइट में आपका एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन आपका 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, राइट। सो यहां पर सर ये जो एक कार्बन से 4 कार्बन एटम्स का जुड़ा हुआ है, तो यहां पे जो आकार आता है आपके सामने जो मौजूद है, यहां पर आपको याद रखना है ये आकार है आपका टेट्राहेड्रल, यानी अंग्रेजी में या हिंदी में कहूं तो इसका जो आकार है या स्ट्रक्चर है, इट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर डेट इज टेट्राहेड्रल। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो शुद्ध डायमंड होता है, अभी कोई पूछ भी रहा था सर इंप्योरिटीज अगर होंगी तो सर वो कैसा होगा, तो जो शुद्ध डायमंड होता है ये सर ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि आर पार देख सकते हैं, और कलरलेस होगा, उसका कोई ऐसा कलर नहीं होगा। हाँ इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी जरूर होगी, हमेशा चमकीला जरूर बना रहेगा। लेकिन इंप्योरिटीज की वजह से क्या होता है, इंप्योरिटीज जब इसमें आती हैं यानी अशुद्धियां जब इसमें आती हैं तो उसकी वजह से चमकने लगता है। यानी कभी भी कोई भी हीरा चमक रहा है तो समझ जाओ सर वो उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं जिसकी वजह से उसमें अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। तो जो अभी तक हम लोग अगर हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग डायमंड की बात करें जो सबसे कठोर होता है, तो सबसे कठोर हीरा है आपका ब्लैक डायमंड, यानी सबसे कठोर जो हीरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका ब्लैक डायमंड या फिर काला हीरा होता है। तो सर एक बात समझ में नहीं आई, ये जो आपके इम्प्योर वाले डायमंड्स हैं, यानी सर ये आपके जो हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल वाले डायमंड्स, इनका इस्तेमाल कहां करोगे फिर। तो आप लोगों ने कहावत सुनी है, हीरा ही हीरे को काटता है। तो ये जो बात है ना, ये ऐसा नहीं कि केवल कहावत है, ये रियलिटी में भी ऐसा ही है। तो डायमंड को जब शेप देना होगा, इनको जब आकार देना होगा, तो ये शेप या फिर आकार कौन देगा, तो ये शेप या फिर आकार जो देगा ये देते हैं सर आपके डायमंड्स, यानी डायमंड्स ही क्या करते हैं, दूसरे डायमंड को काटते हैं। अच्छा एक चीज और, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.5। सर डेंसिटी कितनी होती है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो घनत्व हो गया 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सर आपका जैसे ग्रेफाइट था ना, वो अच्छा चालक था ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा का, ये सर कुचालक है, यानी ये बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट वॉज गुड कंडक्टर एंड डायमंड इज बैड कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायमंड किसी भी चीज में घुलेगा भी नहीं, ये किसी में घुलता नहीं है, ये अघुलनशील होता है। सो अब सर इस्तेमाल कहां करते हो, जैसे कि मैंने बोला ज्वेलरीज में, और जो आप लोग डायमंड्स पहन रहे हैं या फिर इयररिंग्स में या फिर सर कहीं भी, सो जो डायमंड्स पहन रहे हो वो प्योर डायमंड है, क्योंकि इम्प्योर डायमंड का काम सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है, कटिंग पर्पस में। यानी जो आपका इम्प्योर डायमंड्स होते हैं ये केवल काटने में, यानी कि सर इनको शेप देने में काम आता है, राइट। सो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो सर हम लोग ना स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग प्रकाश के वेग की बात करें तो प्रकाश का जो वेग होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ग्लास की बात करी या डायमंड की बात कर लूं, जैसे मैं हीरे की बात कर रहा हूं, हीरा है, तो हीरे के अंदर इसके प्रकाश का कुछ वेग होगा, यानी लाइट की कुछ वेलोसिटी होगी,
तो प्रकाश का कुछ वेग होगा हीरे के लिए, राइट, यानी लाइट की कुछ वेलोसिटी होगी इस डायमंड के लिए। इसी प्रकार से लाइट का कुछ वेग होता होगा वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। कितना होता है पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार मुझे फटाफट से बताओ। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी कोई मुझसे पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको जरा बता दूं। सो गाइस प्लीज याद रखना, इसकी स्पीड रैंडमली कुछ ही मान लो, इसकी मान लो स्पीड x है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, ये करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप पूछ रहे थे ना कैसे निकलता है, वो बेटा ऐसे निकलता है। खैर ये फिजिक्स की बात थी, लेकिन आई डोंट नो कितने लोगों ने वो फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ा है, इसलिए मैंने वाला पार्ट बताया, राइट। सो इतना चीज हो गई। सो बाकी अब हम लोग मिलते हैं कल, क्योंकि ना फुलरीन वाला पार्ट और रह गया, तो फुलरीन वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ संदीप, आप प्लीज दूसरी वाली क्लास में चले जाइए, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ कल टाइम से जुड़ जाना। सो कल और परसों हमारे पास 2 दिन है केमिस्ट्री के, तो कल हम लोग को एक तो फुलरीन वाला पार्ट डिस्कस करना है, दूसरा मुझे कुछ IUPAC नेम्स क्या होते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वाला पार्ट डिस्कस करना है। तो कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कल टाइम से जुड़ जाना, क्योंकि कल ना हमें ढेर सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो वो सब पार्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम परसों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखेंगे, ठीक है। सो तृप्ति, बस 2 टॉपिक्स बचे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये वाला पार्ट है। यानी हाइड्रोकार्बन, यस, तो कल हम लोग हाइड्रोकार्बन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि IUPAC नेम तभी हम पढ़ पाएंगे जब हाइड्रोकार्बन से। तो कल का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, सेम टाइम है, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। चलो हाँ सोनू बेटा, 2 ही दिन है, परसों फिर उसका मिलेंगे। नहीं, अब यूट्यूब पे आप लोगों की कोई क्लास नहीं है सर, ठीक है, तो यूट्यूब पे कोई भी क्लास नहीं, 11 बजे वाली। सो चलो, तो ओके देन, फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। राणा बेटा बायो ना, एक सेकंड सभी बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों में से जो इंजीनियर्स हैं, केवल और केवल इंजीनियर्स वाले पार्ट के लिए मैं अब आगे की क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। मैं केवल इंजीनियर्स को ही पढ़ाने वाला हूं इसके बाद। तो ये केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट ही है, जिसमें आप लोग, जिन लोगों ने SSC वाले बैचेस, यहाँ पर जो भी बैचेस हैं, मैं केवल इंजीनियर्स को ही पढ़ाऊंगा, बायो और फिजिक्स। सो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको ना कोई और फैकल्टी पढ़ाएंगे जो आप में से कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, तो मैं केवल इंजीनियर्स वाले पार्ट को ही केवल और केवल फिजिक्स और बायो पढ़ाने वाला हूँ। तो आई एम नॉट टेकिंग फिजिक्स एंड बायो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, जो कि यहाँ पे CGL या CAPF वाले जो कैंडिडेट्स हैं नहीं है। तो केवल जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा, ITI या फिर जो बीटेक वाले हैं, केवल उन्हीं लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ अगला टॉपिक, आई मीन केमिस्ट्री के बाद। तो प्लीज इस वाली चीज को रखना। केमिस्ट्री खत्म होने का फिर कौन पढ़ाएंगे, एक बार सपोर्ट टीम से पूछ लेना, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अच्छे से ख्याल रखो। यस बिल्कुल सूरज, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर।